नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। उसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? जहां केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार हो तथा दोनों के बीच विषयों का बंटवारा हो। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? जहां केंद्र स्तर पर भी सरकार होगी और राज्य स्तर पर भी सरकार होगी तथा दोनों सरकार के बीच अर्थात दोनों के बीच विषयों का बंटवारा हो। उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? तो उसे रखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत। अगर वहीं बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो जहां राज्य सरकार का कोई अस्तित्व न हो अर्थात जहां राज्य सरकार का कोई कॉन्सेप्ट न हो, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय की तरफ। यहाँ बात करें भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपको बता दूं जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। अब सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 के संदर्भ में। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? जो कि भारत राज्यों का संघ होगा अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यहाँ मैं बता दूं जो कि संघ का दो अंग्रेजी में वर्ड होती है, एक होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरेशन। अब यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है राज्यों का संघ और फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है राज्यों का संघ। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं जो कि फेडरेशन ऑफ स्टेट का जो कंसेप्ट है वो है अमेरिका में, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का जो कंसेप्ट है वो है भारत में। अब यह बात करें जो कि यूनियन और फेडरेशन के अंतर्गत, तो राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट क्या होगा? तो यूनियन ऑफ स्टेट के अंतर्गत अर्थात भारत में जो राज्यों का संघ होगा, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहली बात देखें जो कि भारत के अंतर्गत जो भी राज्य होंगे वे सभी भारत का भाग होगा और भारत से कभी अलग नहीं होगा वे राज्य। वही दूसरी बात करें तो भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। वहीं अगर दूसरा बात करें हम लोग, पहला तो देख लिए यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात करें अमेरिका में, तो वहाँ जो भी राज्य होंगे अर्थात जो भी सारे इकाई होंगे वो सभी इकाई किसी न किसी समझौते के तहत मिली होती है। वहीं दूसरी बात करें जो भी इकाई होंगे अर्थात जो भी राज्य होंगे अमेरिका के अंतर्गत, वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अलग हो सकता है। तो इस प्रकार हमेशा ये ध्यान में रखिएगा जो कि भारत में क्या है तो यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यहाँ आपको कुछ और भी बात बता दें जो कि संविधान में भारत के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। हमेशा याद रखिएगा भारतीय संविधान में नाम जो रखा गया है वह भारत और इंडिया। और यहाँ पर आप अक्सर चर्चा में और जब संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं जो कि राज्य क्षेत्र अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र, इस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भारत के राज्य हैं, जो भी संघ शासित प्रदेश है और जो भी भारत में अर्जित क्षेत्र को शामिल किया गया है। अर्थात जहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत का राज्य क्षेत्र, तो वहाँ किन को शामिल किया गया है? इस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जो भी भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जो भी अर्जित क्षेत्र होंगे उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या देखा? जो कि भारत राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। अब आगे देखें अनुच्छेद 2 के संबंध में। तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? जो कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की प्रक्रिया का वर्णन। नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश, यानी कि भारत है, मान चलिए यह इंडिया है, इसमें किसी बाहरी प्रदेश को जोड़ना है अर्थात नेपाल है हमारे पड़ोसी, श्रीलंका ले ले, चाइना ले ले या पाकिस्तान, इन सभी देशों के किसी भाग को भारत में जोड़ना है। तो उस भाग को किस प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाएगा भारत में, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है? जो कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की प्रक्रिया अर्थात भारत के अंदर जो भी अनुच्छेद 1 का जो भारत हम लोगों ने देखा, जो कि अनुच्छेद 1 में हमने क्या देखा? भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात अनुच्छेद 1 का जो भी भारत होगा उस भारत में किसी बाहरी प्रदेश को जोड़ना है, तो जिस प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाएगा उस प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 2 में। अब आगे बात करें अनुच्छेद 3 के संबंध में। तो अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? जो कि भारत के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है। क्या करना है? भारत के अंदर अर्थात ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर परिवर्तन करना है। वह परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? तो वो देखें
परिवर्तन हो सकता है जो कि किसी भारत के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या तीसरा परिवर्तन राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो। अर्थात यह हम लोगों ने क्या देखा है, जो कि भारत है और इस भारत के अंदर परिवर्तन करना है। कैसा परिवर्तन करना है? मान के चलिए इस भारत के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या कोई राज्य है उसके नाम में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं बता दूं, जैसे कि पहला है नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का निर्माण के संदर्भ में आप याद रखें, जैसे कि भारत के अंदर नए राज्य का निर्माण करना है तो आप यहाँ पे एक बात याद रखें, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को बनाना। तो ये कहाँ बनाया गया? भारत के अंदर ही। दूसरा हमने क्या बताया, जो कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। एग्जाम्पल में यहाँ याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश है उसको संयुक्त प्रांत की संज्ञा दे दिया जाए, या आसाम है उसे असम की संज्ञा दे दिया जाए। और तीसरा हमने क्या कहा, जो कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, देश के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। तो सीमा में परिवर्तन कैसे, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि हाल ही में कुछ दिन पहले चर्चा में था, जो कि बिहार और यूपी के 7 गांव को जो है बिहार में शामिल किया गया। तो वहाँ क्या हुआ, जो कि सीमा में परिवर्तन। तो भारत के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा होगा? या तो भारत के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण किया जाए, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और यह जो प्रक्रिया कौन लाया था, सिर्फ प्रक्रिया का वर्णन यहाँ क्या है, लेकिन प्रक्रिया किसके द्वारा लाया जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद अपनी प्रक्रिया के माध्यम से इसको लाते। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जो कि मान के चले किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, या किसी के राज्य में सीमा में परिवर्तन करना है, या नए राज्य बनाना है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति या संसद जो होते हैं संबंधित राज्य से क्या राय विचार लेते हैं? नहीं। तो संसद राष्ट्रपति के माध्यम से संबंधित जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, या सीमा में परिवर्तन करना है, या जिस राज्य में को अलग करके उसके खंड करके किसी नए राज्य को निर्माण करना। तो इस संदर्भ में अर्थात परिवर्तन के लिए संसद में बिल या विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति जो होते हैं संबंधित राज्य के विधानमंडल से इस संबंध में राय जरूर लेता है, और राष्ट्रपति जानना चाहते हैं जो कि परिवर्तन के संबंध में राज्य विधानमंडल का क्या विचार है। लेकिन याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल विचार देगा या नहीं, देता है या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है संसद पर, क्योंकि यह संसद अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि यह संसद की पूर्ण रूप से अपनी इच्छा पर भी निर्भर है। उदाहरण के तौर पर यहाँ बात करें, जो कि किस तरह कोई उदाहरण है, तो याद रखें आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, उस तेलंगाना राज्य के संबंध में राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश से विधानमंडल से यह सवाल पूछा था, क्या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को बनाया जाए? तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश की विधानमंडल ने यह अपनी इच्छा नहीं जताई थी, जो कि अर्थात विधानमंडल ने यह बताया जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को नहीं अलग किया है, लेकिन संसद ने अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर नए राज्य तेलंगाना का निर्माण किया। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या देखा, जो कि भारत के अंदर किसी प्रकार की परिवर्तन करने की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में परिवर्तन क्या होगा? नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। अब यहाँ बात करते हैं अनुच्छेद 4 के संबंध में। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, जो कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, उन परिवर्तन पर अनुच्छेद 368 में जो कुछ लिखा है वह लागू नहीं होगा। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत यह नहीं आएंगे। ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 4, जो कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो आपने परिवर्तन किया, 2 में क्या किया, जो कि बाहर से किसी क्षेत्र को जोड़ा, 3 में क्या किया, जो कि भारत के अंदर किसी पर परिवर्तन किया। तो 2 और 3 के तहत जो भी आपने परिवर्तन किया वह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत लागू नहीं होगा। अब यहीं से आपको मैं साफ तौर पे बता दूं, जो कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन होता है। पहला होता है सामान्य बहुमत के तहत, दूसरा होता है विशेष बहुमत के तहत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन, प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। लेकिन यहाँ तो हमने क्या समझा भारत के संबंध में, लेकिन अगर बात करें 368 के संबंध में, तो 368 के संबंध में क्या होता है, ये बस 2 कॉन्सेप्ट है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। लेकिन
अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन सामान्य बहुमत से भी सामान्य बहुमत से किए जाते हैं, इसलिए सामान्य बहुमत से किए जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको साफ तौर पर क्लियर कर दूं, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत जो होने वाले जो भी संविधान में संशोधन होता है उसी को संविधान संशोधन के रूप में गिना जाता है, और इसके अलावा जो भी संशोधन होता है सामान्य बहुमत के तहत उसे काउंट नहीं किया जाता है। अर्थात नए राज्यों का गठन की हमने चर्चा किया, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या नए प्रदेश को भारत में शामिल करना, इसके लिए जो भी संविधान में संशोधन होता है वो सामान्य बहुमत के द्वारा होता है, इसलिए उसे संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता है। अर्थात एक शब्द में याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में जो भी होता है संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत उसे ही संशोधन के रूप में गिना जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, एक और है अनुच्छेद 2A। अनुच्छेद 2A क्यों लाया गया? सबसे पहली बात है जो अनुच्छेद 2A को लाया क्यों गया, मैं यहाँ बता दूं, जो कि अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा, 3 में पढ़ा, 2 क्यों पढ़ा, बाहर के क्षेत्र को, 3 के बाद देश के अंदर, तो फिर ये 2A लाने का कंसेप्ट क्यों? एक न्यू कैटेगरी को शामिल किया गया, न्यू कैटेगरी को शामिल किया गया अनुच्छेद 2A के माध्यम से। उस न्यू कैटेगरी को क्या नाम दिया गया? सहराज। सहराज सहराज होता क्या है? तो सहराज होता है एक ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामले में हम लोग हस्तक्षेप न करेंगे, लेकिन उसके बाह्य मामले जैसे कि विदेश संबंध, रक्षा इत्यादि में हस्तक्षेप करते हैं। तो ये न्यू कैटेगरी कौन सा था? सहराज। इस सहराज के तहत किसे शामिल किया गया? याद रखिएगा, सिक्किम को। किसे शामिल किया गया? सिक्किम को। तो ये 2A क्यों लाया गया? तो न्यू कैटेगरी को शामिल किया। न्यू कैटेगरी कौन था? तो याद रखिए सहराज। सहराज कहते किसको है? एक ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन बाह्य मामले में हस्तक्षेप करेंगे। इसी सहराज के तहत किसे जोड़ा गया? तो सिक्किम को। और इस 2A को कब लाया गया हमारे संविधान में? तो याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1974 में इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। और इस 2A को भी समाप्त कर दिया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में। और 1975 में इस 2A को समाप्त करके सिक्किम जो था सहराज, उसे पूर्ण राज्य का भी दर्जा दिया गया। तो 2A के संबंध में क्या समझे? पहला बात, 2A क्यों जोड़ा गया? तो न्यू कैटेगरी को लाया गया। कौन सा न्यू कैटेगरी था? तो सहराज। सहराज के तहत किसे शामिल किया गया? तो सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य को। तो इसे कब जोड़ा गया? तो याद रखें 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। इसे खत्म कब किया गया? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में इस 2A को समाप्त कर दिया गया। और सिक्किम जो सहराज था उस सहराज को बना दिया गया पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। अब यहाँ बता दूं, जो कि कोई भी राज्य जो होते हैं उसके संबंध में याद रखिएगा, पूर्ण राज्य के दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 60 विधानसभा सदस्य की संख्या होना चाहिए। लेकिन सिक्किम के पास कितना था? मात्र 32 विधानसभा सदस्य संख्या था। तो इस 32 विधानसभा सदस्य रहने के बावजूद इसे पूर्ण राज्य के दर्जा देने के लिए ही 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। और 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इस 32 विधानसभा सदस्य के साथ ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भारत राज्य और उसके संबंधित क्षेत्र के संबंध में सबसे पहले 2 शब्द, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था, वहीं अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ, 2 भारत में किसी बाहरी क्षेत्र को जोड़ना, 3 देश के अंदर किसी परिवर्तन, 4 देखें 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का असर 368 पर नहीं पड़ता है। और इसी से हम लोगों ने हमारे संविधान में जो संशोधन होता है उसको पढ़ा, सामान्य, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। उसके बाद 368 के तहत जो भी होता है संशोधन उसको पढ़ा, विशेष बहुमत प्लस विशेष, और दूसरा क्या था 368 में? पहला तो विशेष बहुमत के तहत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों का अनुमोदन। और इतना ही नहीं, यहाँ हम लोगों ने ये भी देखा जो कि 368 के तहत जो संशोधन होता है उसे ही काउंट किया जाता है, इसके अलावा जो भी होता है उसे काउंट नहीं किया जाता। अनुच्छेद 2A के संबंध में देखा, जो कि अनुच्छेद 2A को क्यों जोड़ा गया? न्यू कैटेगरी सहराज को, सहराज के तहत सिक्किम को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1974 में। और इस 2A को समाप्त किया गया 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और सहराज के कंसेप्ट को समाप्त करके भी समाप्त कर दिया गया। और सिक्किम जो था सहराज उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।